दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, ट्रेडर, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, यानी कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9 है, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज की इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस अध्याय 10 को हम मुख्यतः 4 भागों के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्राचीन काल के व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी लेंगे। उसके पश्चात तत्कालीन समय में तटीय क्षेत्रों के अंदर जो राज्य या राजवंश हुए थे उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, और उनके जो महत्वपूर्ण राजा हुए थे उनके बारे में हम जानेंगे। उसके पश्चात तत्कालीन समय में जो तीर्थयात्री हुए थे उन तीर्थयात्रियों के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर के एंड में हम जानेंगे भक्ति परंपरा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले व्यापार के बारे में ही बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी पुकारते थे। इस काली मिर्च की अत्यधिक मांग होने के कारण इसको काले सोने के नाम से पुकारते थे। आपको पता है, जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होगी उसकी महत्वता भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर काली मिर्च की मांग ज़्यादा थी, इसलिए इस काली मिर्च को काले सोने की संज्ञा दी गई थी। दोस्तों, ये व्यापारी वस्तुओं का आदान प्रदान तो करते ही थे, लेकिन इसके अलावा व्यापारियों ने संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका व्यापारियों ने कैसे निभाई? एक क्षेत्र के व्यापारी जब दूसरे क्षेत्र में वस्तुएं बेचने जाते थे, तो इससे क्या होता है, एक क्षेत्र की संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी। एक क्षेत्र के अंदर कोई भाषा बोली जा रही है और वो व्यापारी दूसरे क्षेत्रों में जाता है तो उस भाषा का भी प्रचार हो रहा है। जिस तरह के वस्त्र वो व्यापारी पहनते थे तो उसका भी प्रचार प्रसार दूसरे क्षेत्रों के अंदर होता था। तो इस तरह से इतिहास में व्यापारियों ने संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब एक समझने लायक बात और ये है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी पुकारते थे। तो हमें इस बात का पता कैसे चलता है कि रोम और भारत के बीच में भी कोई व्यापार हुआ करता था? तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत से रोम के अनेक सिक्के मिले हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारत और रोम के बीच में अच्छा खासा व्यापार होता था। रोम के जो सिक्के होते थे वो दक्षिण भारत के अंदर मिले हैं। तो इससे जो पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार लोग हैं वो इस बात का अनुमान लगाते हैं कि तत्कालीन समय में भारत और रोम के बीच अच्छा खासा व्यापार होता था। आगे एक शब्द आ रहा है मूवेंदार। बताया जा रहा है कि संगम कविताओं में मूवेंदार शब्द का उल्लेख मिलता है। पिछले वीडियो में हमने संगम साहित्य के बारे में जाना था। इस संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के बीच में हुई थी। दोस्तों, तो इस मूवेंदार शब्द का उल्लेख हुआ है संगम कविताओं के अंदर, और ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। इस शब्द का प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों के लिए सम्मिलित रूप से इस मूवेंदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इन चोल, चेर तथा पांड्य राजवंशों का संबंध संगम काल के राजनीतिक इतिहास से है। तो चलिए अब हम संक्षेप में डिस्कस करते हैं संगम काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेर, चोल तथा पांड्य का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। संगम काल के दौरान जिन साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई थी उन साहित्यिक ग्रंथों से हमें इन 3 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चेर राज्य के बारे में। संगम साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर वंश है तथा इसका ही सबसे अधिक उल्लेख हुआ है। संगम साहित्य के अंदर सर्वाधिक उल्लेख इस चेर राज्य का हुआ है। ये चेर राज्य मालाबार में था। मालाबार का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर था ये चेर राज्य। इसको मैं आपको मैप के अंदर दिखा देता हूँ।
देखिए ये जो केरल राज्य के अंदर जो आपको तटीय इलाका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मालाबार तटीय क्षेत्र के अंदर ये चेर राज्य बसा हुआ था। तो मैंने मैप के अंदर आपको बता दिया है कि चेर राज्य की लोकेशन कहाँ पर थी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चोल राज्य के बारे में। चोल राज्य तमिलनाडु में पेन्नार तथा वल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। इसको भी मैं आपको मैप के अंदर दिखा देता हूँ। देखिए ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है तमिलनाडु राज्य के अंदर, यहाँ पर पेन्नार तथा वल्लारू नदियों के मध्य ये चोल राज्य बसा हुआ था। तो मैंने इसकी भी आपको लोकेशन बता दी है मैप के अंदर। अब इसके पश्चात तीसरा आ रहा है पांड्य राज्य। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित था। ये जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर और ये थोड़ा सा पूर्वी हिस्से के अंदर ये पांड्य राज्य फैला हुआ था। इस पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। इस पांड्य वंश ने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों इस प्रकार से संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का शासन था। इसके पश्चात हमारा न्यू टॉपिक है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था और इस राजवंश की स्थापना की थी सिमुक ने। दोस्तों सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। इस गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख, सबसे प्रतापी और सबसे योग्य राजा माना जाता है। इतिहास के अंदर गौतमीपुत्र सातकर्णी को बहुत ख्याति प्राप्त हुई थी। दोस्तों आगे एक हमारी हेडिंग आ रही है दक्षिणापथ। तो बताया जा रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे। जो ये सातवाहन वंश के शासक होते थे उनको इस दक्षिणापथ का स्वामी की संज्ञा दी गई थी। अब दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग के बारे में। सबसे पहले रेशम के बारे में बताया जा रहा है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। सबसे पहले चीन के अंदर ही रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था और ये कार्य हुआ था लगभग आज से 7000 वर्ष पूर्व। तो अब इसके बाद हमारा टॉपिक है रेशम मार्ग। तो अब हम ये जानते हैं कि ये रेशम मार्ग क्या था। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक दृष्टि से व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका ये तीनों जुड़े हुए थे। इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा, तो इसके पीछे ये वजह है क्योंकि इस मार्ग से चीन से जो रेशम आती है उसका व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। और भी बहुत सी चीज़ों का व्यापार होता था लेकिन मुख्य रूप से रेशम का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया रेशम मार्ग। और वो रेशम कहाँ से आती थी, चाइना से आती थी, चीन से आती थी, क्योंकि चीन के अंदर ही सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था आज से 7000 वर्ष पूर्व। इस रेशम मार्ग पर तत्कालीन समय में जो राजा या शासक हुआ करते थे उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित करने का पूरा प्रयास किया था। वो क्यों रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, तो उसके पीछे वजह ये थी कि इस रेशम मार्ग से अनेकों व्यापारी व्यापार किया करते थे। तो इससे क्या होता था, वो व्यापारी उनको राजा को टैक्स देते थे और बदले में राजा लुटेरों से उन व्यापारियों की सुरक्षा का जिम्मेवारी लेते थे। तो इस तरह से जिस राजा का सबसे ज़्यादा नियंत्रण होगा रेशम मार्ग पर उसको उतना ही ज़्यादा टैक्स मिलेगा, जिससे राजा की आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार आएगा, राजा की आर्थिक स्थिति ज़्यादा उन्नत होगी और उस पैसों से वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था। आगे बताया जा रहा है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। कुषाण वंश के शासकों ने बड़ी ही कुशलता के साथ इस रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तो अब इसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे इस कुषाण वंश के बारे में। कुषाणों के बारे में बताया जा रहा है कि ये यूची कबीले से संबंधित थे। कालांतर में यूची कबीला 5 भागों में बंट गया था। उन्हीं में से एक शाखा थी कोई चौआंग शाखा, उसने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी और इस कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसस, जिसने इस कुषाण वंश की स्थापना की थी। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश ये कुषाण वंश था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन इसी कुषाण वंश ने करवाया था। अगर बात करें इस कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रतापी शासक की, तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क।
इस कनिष्क का शासनकाल माना जाता है 78 ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी के मध्य। कुषाण राजा कनिष्क के दरबार में तत्कालीन समय के एक प्रसिद्ध कवि रहते थे जिनका नाम था कवि अश्वघोष। इन्होंने बुद्ध चरित नामक पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों, ये बुद्ध चरित गौतम बुद्ध की जीवनी है, गौतम बुद्ध के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है जिसकी रचना की थी कवि अश्वघोष ने, और जो कनिष्क के दरबार के अंदर रहते थे। इसके पश्चात आगे बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में हुआ था। इन एरियाज के अंदर इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। और दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कुषाण शासक कनिष्क ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक तो हमने देखा था मौर्य वंश का शासक था जिनका नाम था अशोक। अशोक ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उसके अलावा कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस तरह से हमने संक्षेप में डिस्कस किया है इस कुषाण वंश के बारे में। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे चीन से आए कुछ तीर्थ यात्रियों के बारे में। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये तीर्थ यात्री क्या होता है। तो जो व्यक्ति धार्मिक प्रयोजन से यात्रा करता है उसको बोला जाता है तीर्थ यात्री। यानी किसी धार्मिक उद्देश्य से यात्रा के लिए कोई व्यक्ति आता है तो उसको बोला जाता है तीर्थ यात्री। धार्मिक प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? कोई व्यक्ति किसी धर्म से संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से कोई यात्रा करता है, या फिर किसी धर्म से संबंधित जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा के लिए निकलता है। तो ये सारे धार्मिक उद्देश्यों के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो समझ गए आप तीर्थ यात्री किसको बोला जाता है। अब इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है प्रमुख चीनी यात्री। तो इसके अंदर सबसे पहला चीनी यात्री का नाम आया है फा शियन, और इस फा शियन को फायान भी कहते हैं। दूसरा चीनी यात्री है स्वेन त्सांग, और इस स्वेन त्सांग को वेनसांग भी कहते हैं। और तीसरा चीनी यात्री है इत्सिंग। तो इस तरह से इन 3 चीनी यात्रियों का उल्लेख हुआ है हमारे इस चैप्टर में। सबसे पहले भारत की यात्रा करने फायान आया था, उसके पश्चात आया था वेनसांग, और इसके बाद में आया था इत्सिंग। दोस्तों, इस वेनसांग के बारे में 1-2 अतिरिक्त बातें मैं आपको बताता हूँ। ये वेनसांग बहुत फेमस यात्री था, और इसको यात्रियों के राजकुमार की संज्ञा दी गई है, यात्रियों के राजकुमार की उपमा भी दी गई है। और इस वेनसांग ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। उस पुस्तक में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया है इस वेनसांग ने, या इसको स्वेन त्सांग भी बोल सकते हैं हम। तो इस प्रकार से ये थे 3 प्रमुख चीनी यात्री। अब इसके बाद आगे हमारा टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों, प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा वर्तमान बिहार राज्य में अवस्थित था। वर्तमान बिहार का जो राज्य है वहाँ पर यह नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित था। ये नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। और अभी हमने ऊपर जिस स्वेन त्सांग की बात की है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि कारले की बौद्ध गुफा महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये कारले की गुफा, जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर अवस्थित है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भक्ति परंपरा के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इस भक्ति से क्या आशय है, भक्ति क्या होती है। तो बताया जा रहा है कि भक्ति बज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इस भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है बज शब्द से, और इसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। और इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है, यानी कि भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध को कहा गया है भक्ति। साधारण शब्दों में अगर हम बोलें तो किसी देवी या देवता के प्रति सच्ची श्रद्धा या आस्था को ही भक्ति कहा जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस भक्ति परंपरा की शुरुआत क्यों हुई थी। तो उसका मुख्य कारण ये था कि तत्कालीन समाज में बिना मतलब के आडंबरों और कुरीतियों का बोलबाला था। इसलिए धर्म को इन आडंबरों और कुरीतियों रूपी बीमारियों से मुक्ति दिलाने के प्रयास में इस भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई। अब इस भक्ति परंपरा से क्या हुआ, धर्म के अंदर जो कुरीतियां या आडंबर व्याप्त थे, जो अंधविश्वास व्याप्त थे,
वो भी एक हद तक समाप्त हुए। इस भक्ति परंपरा ने उन अंधविश्वासों और आडंबरों पर चोट का कार्य किया और धर्म के अंदर जो पुरोहितों का जो ज़्यादा प्रभाव था उस प्रभाव से भी एक हद तक मुक्ति प्राप्त हुई थी इस भक्ति परंपरा के द्वारा किए गए प्रयासों से। अब इसके पश्चात आगे एक शब्द आ रहा है हिंदू, इसकी व्याख्या आगे बताई जा रही है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ये शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, यानी कि सिंधु नदी के पूर्व में जो भी लोग रहते थे उनके लिए अरबों तथा ईरानियों ने इस हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। ईरानी लोग जो होते थे वो से को हे बोला करते थे, इसलिए जो लोग सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं उनको सिंधुवासी बोलेंगे। लेकिन ईरानी लोग जब से को हे बोलते हैं तो वो सिंधुवासी को बोलेंगे हिंदूवासी, इसलिए वहीं से ये शब्द प्रचलित होने लग गया था। लेकिन फिर उसके पश्चात कालांतर में ज्यों ज्यों थोड़ा सा वक्त बीता तो उसके पश्चात ये जो हिंदू शब्द था ये लोगों के धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ जुड़ गया था और उसके पश्चात हिंदू ने एक धर्म का रूप ले लिया था। तो ये इस हिंदू शब्द के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत संक्षेप में चर्चा हुई है। अब इसके बाद आगे के जो ये तथ्य हैं वो ईसाई धर्म के बारे में है। बताया जा रहा है कि ईसा मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ था जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह कौन थे? ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे और इनका जन्म हुआ था बेतलहम के अंदर जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ये रोमन साम्राज्य कौन सा है इसके बारे में हमने शुरुआत के अंदर चर्चा की थी कि रोमन साम्राज्य के अंदर काली मिर्च की सबसे ज़्यादा मांग थी, इसलिए उसको काले सोने के नाम से भी जाना गया, काली मिर्च को। इसके पश्चात आगे बताया जा रहा है कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। केरल में रहने वाले इन सीरियाई ईसाइयों को विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से माना जाता है और ये पश्चिमी एशिया से केरल के अंदर आए थे। तो इस तरह से ईसाई धर्म के बारे में आपके इस चैप्टर के एंडिंग में थोड़ा बहुत बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से था आज का हमारा ये अध्याय 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, जिसके अंदर सबसे पहले हमने प्राचीन काल के व्यापार और व्यापारियों के बारे में चर्चा की है। उसके पश्चात हमने तटीय क्षेत्रों के किनारे बसे चेर, चोल और पांड्य राजवंशों के बारे में चर्चा की। उसके पश्चात हमने चीन से आए कुछ तीर्थयात्रियों के बारे में चर्चा की और इस चैप्टर के एंड में हमने भक्ति परंपरा के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज का ये चैप्टर भी मौर्योत्तर काल से ही रिलेटेड था। इस चैप्टर के संबंध में जो बातें आई थी उनका हमने डिस्कस किया है और मुझे लगा कि जो अतिरिक्त जानकारी आपको देनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ वो भी मैंने आपको बताया है। इस चैप्टर के संबंध में जितने भी जो नोट्स बन रहे थे वो मैंने आपको प्रॉपर ढंग से लिख करके उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आप नोट्स लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस बुक के सभी चैप्टर्स के प्रॉपर ढंग से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स की PDF भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू ले सकते हैं और PDF फॉर्मेट में नोट्स पढ़कर नियमित रूप से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। मैं लगता हूँ अगले वीडियो की तैयारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।